अगर मैं शामिल हूँ, मैं एंटी नेशनल हूँ, तो फिर अजीत डोभाल भी एंटी नेशनल हैं, फिर हेमंत क्या नाम है, अमित शाह भी एंटी नेशनल हैं। प्राइम मिनिस्टर का नाम मैं नहीं लेता, लेकिन राजनाथ सिंह तो हैं ही फिर एंटी नेशनल, अगर मैं हूँ तो। आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ की तमाम आवाम आज़ाद है, लेकिन आपकी आज़ादी बरकरार है या नहीं, ये मामला अब मशकूक हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपके फ़ोन के ज़रिए आपकी जासूसी हो रही है, आपकी तमाम नकलो हरकत पर नज़र रखी जा रही है। आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, किसको क्या दे रहे हैं, किससे लेन देन कर रहे हैं। और ये इंकशाफ हुआ है कि इसराइल की कंपनी NSO व्हाट्सएप के ज़रिए सबकी जासूसी कर रही है और उसमें 1400 लोगों का नाम आया है, जिसमें तकरीबन 40 से ज़ायद हिंदुस्तान के लोग शामिल हैं। और हिंदुस्तान के जो लोग इसमें शामिल हैं उसमें कई बड़े नाम हैं और एक बड़ा नाम है संतोष भारतीय का। संतोष भारतीय MP रह चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, चौथी दुनिया के एडिटर हैं और अब लॉट इंडिया TV के नाम से ऑनलाइन चैनल भी शुरू कर चुके हैं। तो इनका भी व्हाट्सएप हैक किया गया है और इनकी जासूसी की जा रही थी। तो आज हम खबर दर खबर में यही जानेंगे कि किस तरह जासूसी की जा रही है, किस तरह यहाँ की जनता पर नज़र रखी जा रही है और किस तरह इनके साथ ये मामला हुआ। संतोष जी, मिल्लत टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपका फ़ोन हैक किया गया, जो हिंदुस्तान के 40 लोग शामिल हैं, तो किस तरह से आपका फ़ोन हैक किया गया, किस तरह आपकी जासूसी की गई? हमको नहीं पता हमारा फ़ोन हैक किया गया कि नहीं किया गया, कब से हैक किया गया इसका भी मुझे इल्म नहीं था। वो तो एक स्टोरी एक अंग्रेज़ी अखबार की स्पेशल करस्पॉन्डेंट ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और तब तक एक ऑनलाइन साइट है जी, मशहूर साइट है scroll.com। हाँ, स्क्रोल ने कहा कि आप जासूसी के दायरे में हैं। तो मैं चौंका, मैंने कहा क्यों हूँ जासूसी के दायरे में? तब उन्होंने मुझे डिटेल बताया। तो मैं तो अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सही है उन्होंने मेरी जासूसी की। हालांकि मेरे पास एक मैसेज आया था, पर मैंने ये मान के कि ये मैसेज ऐसी फेक कहीं से आया है, मैंने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब जो तरीक़े बताया जा रहा है कि वो अननोन नंबर से मिस कॉल आता है या वीडियो कॉल आता है, आप उसको रिसीव कीजिए नहीं कीजिए, आपका मोबाइल उसके ट्रैक में पहुंच जाता है, वो सब सही है। वो तरीका तो इस समय उन्हीं का नहीं है। मुझे तो भी, मैं गया था एक अंग्रेज़ी चैनल में, वहाँ उन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि ये बड़ा आसान है किसी के भी फ़ोन को हैक करना। और ये तो एक इजरायली कंपनी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है जो उन्होंने एक SOS कंपनी को भेजा, जो उन्हीं की एक दूसरी सिस्टर कंसर्न है। और वो बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि उसकी जो प्राइस उन्होंने रखी है बेचने की किसी भी कंट्री को, 6000 करोड़ रखी है। 6000 करोड़ 6000 करोड़ उसकी प्राइस रखी है। अब उनका कहना है कि वो सिर्फ सरकारों को बेचते हैं। इंडिया में अगर उन्होंने बेचा है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेचा है, तो 6000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया होंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आज की खबर आ रही है कि मतलब सरकार ने तरदीद की कि हम व्हाट्सएप से जवाब तलब करेंगे। व्हाट्सएप ने जवाब दिया है कि हमने मई में ही मोदी सरकार को बता दिया था कि व्हाट्सएप के ज़रिए से जासूसी की जा रही है। उस पर सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा है। सरकार कह रही है कि जो वर्ड इस्तेमाल हुआ था, व्हाट्सएप की तरफ से आया था, वो बहुत उसको टेक्निकल और किस तरह अल्फाज थे समझना मुश्किल था। तो क्या माना जाए कि सरकार ही करा रही है मुलव्विस है? मैं ये तो नहीं कहता सरकार करा रही है, लेकिन सरकार में से कोई करा रहा है। चूँकि बात भी कहीं ना कहीं इसमें दम है, जो कहा जा रहा है कि सरकार को ही वो कंपनी ये ऐप बेचती है। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार को पहले तो डिनाई करना चाहिए कि हमने इसको नहीं खरीदा, और फिर उसको जवाब तलब करना चाहिए कि जब हमने नहीं खरीदा तो तुमने हमारा नाम क्यों लिया कि हम सरकार को ही बेचते हैं। इसका मतलब तुमने किसी इंडिविजुअल को बेचा। अगर इंडिया में किसी इंडिविजुअल को बेचा है तो 6000 करोड़ कौन खर्च कर सकता है? फिर इसकी तलाश जारी हो, कौन कर सकता है? कोई बड़ा पैसे वाला ही कर सकता है। आपके पास तो है नहीं 6000 करोड़। 6000 करोड़ और फिर ये करेगा क्यों? उसका कमरे में आप बैठे हैं, ये पूरा रुपयों से भर जाएगा तब भी 6000 करोड़ नहीं होते हैं।
तो मेरा कहना है कि सरकार को इसमें थोड़ा और साफ गोई के साथ सामने आना चाहिए और साफ करना चाहिए कि उसका इस डील में कोई हाथ नहीं है। पर जो हमारे मित्र हैं रविशंकर प्रसाद, उनका बयान बहुत मासूमियत वाला है और गोलमोल सा जवाब है एकदम। बिल्कुल वही मैं उनको मासूमियत कह रहा हूँ। उन्होंने जो दिया है उनको तो ये कहना चाहिए कि नहीं हमने नहीं खरीदा, वो नहीं कह रहे हैं। तो अफसोस की बात है क्योंकि सरकार हमारे जो इंटरेस्ट हैं उसकी कस्टोडियन है। अब सरकार ही अगर गोलमोल जवाब देगी या साफ जवाब नहीं देगी तो इस देश का कोई भी सिटीज़न फिर सुरक्षित नहीं है। तो सरकार का इसमें इंटरेस्ट क्या, क्यों सरकार आप पर नज़र रख रही है, दूसरे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट, उन पर नज़र रख रही है, मकसद क्या है सरकार का? देखिए मुझे नहीं पता कितने जर्नलिस्टों पर नज़र रख रही है क्योंकि बहुत नाम तो मेरे सामने आए नहीं, आपके पास हो तो बताइए। हाँ, कुछ नाम है जो इंडियन एक्सप्रेस ने शायद किया और अब तक 40 नाम आ रहे हैं जिसमें से 20-22 नाम आरोप है। 40 नाम है, जर्नलिस्टों के नहीं है। हाँ, कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, प्रोफेसर है, सब लोग अलग अलग तरह के लोग हैं। मेरा सवाल ये है कि उसमें मेरा नाम क्यों है? एक दूसरे हैं जर्नलिस्ट जिनको मैं देख रहा हूँ जो बीबीसी के करस्पॉन्डेंट हैं, तो बीबीसी के ऊपर उनका तो कोई जोर है नहीं। सवाल ये कि मेरे ऊपर क्यों है, ये मेरे लिए सोचने का सब्जेक्ट है जो मैं सोच रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हो सकता है वो इसलिए शायद उन्होंने मुझे रखा हो कि वो मुझसे जो करवाना चाहते हैं, जो बाकी जर्नलिस्टों से करा रहे हैं, वो आप नहीं कर रहे। उनको भरोसा नहीं है कि ये कर देंगे, इसलिए उनका कि इसको पहले पता कर लो इसकी वीकनेस, तब हम इससे कहें, क्योंकि पैसा लेगा नहीं और क्या वीकनेस हो सकती हैं वो पता करो, शायद इसलिए जासूसी करा रहे हूँ। लेकिन ये मैं नहीं समझ पाता कि सारी दुनिया में 144 लोगों में मैं थोड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं हूँ 144 लोगों में मेरी भी सरकार ने जासूसी की। हिंदुस्तान में 27 हैं या 44 हैं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, अब 40 का तज़किरा आ रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई है, सीपीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, किसने कहा? सीपीआई की प्रेस, वो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है तो उसने कहा 40 लोगों पर नजर रखी नाम है। है क्या उसमें? नाम तो उन्होंने नहीं जारी किया है। आते हैं तब तक आप मत मानिए, तब तक ये अलटप मानिए। या और भी लोग हो सकते, नहीं भी हो सकते, मतलब पता नहीं चल रहा किसका हो रहा नहीं हो रहा। लेकिन मेरा तो कंफर्म है, मेरा कंफर्म है। अच्छा, आपका कंफर्मेशन किस बुनियाद पर है? मतलब मुझे जिस जो कंपनी है कनाडा की, उसने मुझे पहले फ़ोन किया। अच्छा, उसी कंपनी ने? हाँ, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप भेजा सारा डिटेल बताते हुए कि मैं क्यों आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आपका फ़ोन हैक हो रहा है, आपका फ़ोन पहले भी हैक हो रहा था, तो मैं तुरंत आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि आजकल तो ये नहीं कि आप किसी का जवाब दे दो तो आपका जितना डाटा है वो सब वहाँ पहुँच जाता है, तो मैंने उसको लिया नहीं। पर जब हिंदुस्तान में ये शोर हुआ और दुनिया में शोर हुआ, तब फिर मैंने इसके बारे में चैनल्स के जो मैसेज आया तो उनसे बातचीत करनी शुरू की। तो मैंने इतना ही बताया, मैंने कहा मुझे तो यही आश्चर्य कि मुझे क्यों शामिल किया। मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि सरकार जिससे डरती, सरकार डरे राजदीप सरदेसाई से डरे, रवीश कुमार से डरे, और बड़े बड़े फन नहीं, आपसे भी तो सरकार डरती है, चौथी दुनिया। मैं बहुत छोटा जर्नलिस्ट। अच्छा, प्राइवेसी मतलब ये क्या है कि बुनियादी हक है प्राइवेसी हर किसी का, उस पर सरकार नज़र रख रही है और बगैर किसी इत्तला के, और सरकार खुद कह रही है कि कोई दूसरी कंपनी कर रही है, हमें इत्तला नहीं, तो क्या हिंदुस्तान में आईन की इसकी गुंजाइश नहीं है? देखिए, इसका मतलब ये है शम्स कि सरकार फिर ठीक से काम नहीं कर रही है। इसका मतलब एक ये निकलता है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री और NSA अजित डोभाल, इनको ये पता ही नहीं है कि इनके नीचे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो क्या कर रही हैं और किसी के ऊपर क्यों नज़र रख रही हैं। बस नज़र रख रही हैं, या फिर ये है कि इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदने के लिए किसी ने कुछ ज़्यादा जोर लगाया ताकि उसको कमीशन मिल सके। 6000 करोड़ का आधा % भी मिलेगा तो आप निकाल लो कितना है कैलकुलेटर। और इजराइल से इससे इंडिया की दोस्ती बढ़ती जा रही है, तो चलो उसका फ़ायदा हो। हाँ, तो जो भी हो, लेकिन इसमें कमीशन भी इन्वॉल्व है फिर, तो इसलिए क्यों ऐसा वो कर रहे हैं पता नहीं। मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ कि ये या फिर इन दोनों की जानकारी में है, तीनों की, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और ये। पर यहाँ पर मुझे क्यों लगता है जानकारी में नहीं, क्योंकि होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर
ये जानते हैं और NSA भी जानते हैं कि मैं किसी तरह की भी ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकता हूँ जो एंटी नेशनल हो। पहली चीज़, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि अगर मैं शामिल हूँ, मैं एंटी नेशनल हूँ, तो फिर अजीत डोभाल भी एंटी नेशनल हैं, फिर अमित शाह भी एंटी नेशनल है। प्राइम मिनिस्टर का नाम मैं नहीं लेता, लेकिन राजनाथ सिंह तो हैं ही फिर एंटी नेशनल, अगर मैं हूँ तो, क्योंकि मेरी साख इन तीनों की साख से कम नहीं है देश में। राजनाथ जी की, इनसे पहले मैं पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ, बिल्कुल, इनसे पहले, इनसे ज़्यादा मैं सामाजिक जीवन में साफ रहा हूँ, ये तीनों से। और मोदी जी तो बिहार आंदोलन के साथी हैं, तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद इनका हाथ नहीं है, नीचे किसी का हाथ है, जो ये सब कमीशन के लिए और बेवकूफ़ी के काम, जिनके ऊपर आपको सर्वेलेंस करना चाहिए, जो आतंकियों की मदद करते हैं, जो भगोड़ों की मदद करते हैं, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की मदद करते हैं, उनके ऊपर तो आप लगाते नहीं हो। आप हमारे ऊपर लगाते हो। इसलिए मैंने कहा ना कि इनको ये तीनों को मालूम है, इसलिए मुझे भरोसा नहीं होता। और अगर इसके बावजूद ये कर रहे हैं तो फिर तो खुदा ही हाफिज़ है। अच्छा, कि ये भी मकसद हो सकता है कि सरकार देख रही हो पहले कि कौन लोग क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कौन उससे फेवर में काम कर रहे हैं, कौन उसके खिलाफ जा रहे हैं, या बीजेपी का जो एजेंडा है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ताकि उसको दबाया जाए या आइंदा किसी केस में उसको फंसाया जाए। दिक्कत नहीं है ना कि बीजेपी का एजेंडा तो पूरा मीडिया सपोर्ट कर रहा है। हाँ, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक पॉइंट है कि सब लोग कर रहे हैं ना, जो कर रहे थे उनके खिलाफत, उन सबको उन्होंने नौकरी से निकलवा दिया। पुणे प्रसून वाजपेयी जैसे लोग, अभिसार शर्मा हो गया, इन सबको उन्होंने नौकरी से निकलवा दिया। ये जो दबाव डाला हो ऑर्गेनाइजेशंस ने निकाल दिया। जब उन्हें नौकरी से निकलवा दिया तो फिर उनके सामने कोई बचा तो है नहीं। अच्छा, मेरे पास तो कभी कोई ऐसा हथियार भी नहीं था। हमारा अखबार भी आज से 8 महीने पहले बंद हो गया, क्योंकि हम इकोनॉमिकली उसको सर्वाइव नहीं कर पाए थे। इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, ये हमारी कमज़ोरी है कि हम इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर पाए, यानी हालात ही ऐसे बन गए इस दौर में, तो हमने उसको बंद करना तय किया। जब साल भर पहले किया तो मुझे फिर क्यों मई में उन्होंने अप्रैल में जासूसी शुरू की? खबरें तो ये आ रही हैं ना मार्च। हाँ, कि मई से ही व्हाट्सएप ने खुद कहा कि हमने मई में ही इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि जासूसी हो रही है। एग्जैक्टली। तो फिर हमको क्यों शामिल किया? अच्छा, व्हाट्सएप हमको जब इनको जानकारी दे रहा है, इसका मतलब इनको किसी ने मेरा नाम तो दिया होगा ना, जो बाकी नाम है उनके साथ मेरा नाम भी दिया होगा। इनकी जासूसी करनी है, सपना तो नहीं आ रहा है व्हाट्सएप को या वो कैनेडियन कंपनी को या इजरायली कंपनी को कि तो यहीं से गया होगा नाम, यकीनी तौर पर। एग्जैक्टली। तो वो नाम या तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दिया है। बीजेपी के जो नेता हैं वो सब मेरे दोस्त हैं, तो उनमें भी किसी को खतरा नहीं रहा होगा। नहीं, आप उनके लिए काम नहीं करते हैं तो इधर से हो सकता है ना खतरा हो कि आप उनकी आइडियोलॉजी। तो आप किसी को नहीं लगा सकते ना जी, 100% तो आप किसी को अपने साथ नहीं लगा सकते। आपको कुछ लोग छोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि इतनी ताकत तो किसी के पास नहीं होती है। और फिर इंडिविजुअल क्या मदद कर सकता है? मदद ऑर्गेनाइजेशन करता है। मदद जितने टेलीविज़न चैनल सब तो मदद कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन आपको बता दें कि जो मोबाइल हैक हो रहा है, जासूसी हो रही है, तो मतलब आपके मोबाइल में जो कुछ डेटा होता है व्हाट्सएप के ज़रिए होता है, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जो आपकी गैलरी है, जो फ़ोटोज़ की गैलरी है, वीडियोज़ की गैलरी है, कैलेंडर है, जो भी कुछ आप महफूज मोबाइल में सेव रखते हैं, और आजकल तो सब कुछ मोबाइल ही बन गया है, वॉच का डायरी, ये वो सारी चीज़ें मोबाइल, तो ये सारी चीज़ें जासूसी के दायरे में आ जाती है। संतोष भारतीय साहब, आप एक बड़े जर्नलिस्ट हैं। इतना ही नहीं, एक चीज़ और होती है, आपके जितने कॉन्टेक्ट हैं उसमें आप जिनसे बातचीत करते हैं वो भी उस दायरे में फिर आ जाता है, वो भी उस दायरे में हो जाता है। पहले हम लोग ये सुनते थे कि जो फ़ोन है तो वो रिकॉर्ड में रहता है, कभी ज़रूरत पड़ती है उसको निकाल लिया जाता है, लेकिन अब व्हाट्सएप की चीज़ें भी रिकॉर्ड में आ गई है, किससे चैट करते हैं, खुफिया बात करते हैं। समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके पास फ़ोन है और आपकी हैकिंग हुई, इतना ही नहीं होता है, आपने जिस से बात की है, जो आपके कॉन्टेक्ट हैं, वो सब भी उस दायरे में। अच्छा, वो सब भी, मतलब मेरे मोबाइल में मान लीजिए 1000 कॉन्टैक्ट है, तो जिन लोगों से मैंने बातचीत की उसमें वो सब भी जासूसी के दायरे में आ जाते हैं और उनका मोबाइल भी हैक हो जाता है, इमीडिएट हैक हो जाता है।
तो ये मतलब इतना बड़ा, और ये कॉमन बात है। हमारे ऑफिस में हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, काम करते हैं, उन्होंने अपने एक दूसरे दोस्त का व्हाट्सअप हैक किया। वो मुझे बता रहा था कि मैं अपने हमारा दोस्त किससे बात कर रहा है व्हाट्सअप पे, मैंने हैक कर रखा है, मैं देख रहा हूँ। तब एक मामूली सा आदमी एक दूसरे के व्हाट्सअप को हैक कर रहा है, उसकी जासूसी कर रहा है, खबर रख रहा है। तो एक बड़ी कंपनी तो ईजिली कर ही सकती है और किसी पर नज़र रख सकती है, और बरह रास्त जब उसमें सरकार मुलविस, और सरकार इसलिए मुलविस है क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं आ रहा है। गोलमाल रविशंकर प्रसाद जवाब दे रहे हैं, ट्विटर का सहारा ले रहे हैं, अमित शाह की तरफ से कोई नहीं आ रहा, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से नहीं आ रहा। हालांकि मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर को इसमें आना चाहिए, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई वजाहत नहीं आ रही है इस पर। संतोष भारद्वाज, आपने सहाफ़त की बातचीत की है, हिंदुस्तान में जर्नलिज्म का मुस्तकबिल कैसा लग रहा है आपको? कई बड़े जर्नलिस्ट को बाहर निकाल दिया गया है, उनकी जॉब छुड़वा दी गई है। देखिए, किसी भी चीज़ का मुस्तकबिल ख़राब नहीं होता। फॉर द टाइम बीइंग बादल आते हैं, और हमने ये दौर देखे हैं। जब 77 में इमरजेंसी का दौर भी आपने देखा में, जब इंदिरा जी ने सारा बंद कर दिया था, हमने वो दौर भी देखा है। ये दौर भी देख रहे हैं, और हमेशा ऐसे लोगों से तो पाला पड़ता ही है जो पैसे वाले होते हैं, जो सरकार में होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, जिसके इंटरेस्ट के खिलाफ स्टोरी होती है, वो आपको किसी न किसी तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश करता है। कुछ लोगों, वो अलग चीज़ है कि कुछ लोगों का जर्नलिज्म ही वैसा होता है कि उनको प्रेशराइज करें तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते। राइट। तो इसलिए ऐसे जो बीच में दौर थोड़ा गड़बड़ हुआ है, जब से टेलीविज़न आया तब से हर जर्नलिस्ट टेलीविज़न पे एंकर बनना चाहता है, जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहता। जर्नलिस्ट की डेफिनेशन इधर चेंज हुई है। अब जर्नलिज्म का मतलब भूल करके लोग खाली दिखे कैसे उसके ऊपर आ गए। वो होता है, एक दौर है, चल रहा है। अच्छा, ये जो आज़ादी है वो महदूद की जा रही, प्राइवेसी ख़तरे में पड़ गई है, मीडिया मतलब अपनी आज़ादाना रोल को पहले नहीं कर रहा है, तो हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही। फिर कैसे चेंज होगी जमहूरियत? शम्स, ये सिर्फ जर्नलिज्म को लेकर के सवाल नहीं है, पूरी पॉलिटिक्स। ये दौर ऐसा है जब अपोजिशन नाम की चीज़ नहीं है, जब इंटेलेक्चुअल अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। पहले क्या होता था, जितने भी लेखक होते थे, कवि होते थे, सोशल साइंटिस्ट होते थे, सब चीज़ का विरोध करते थे। इसलिए विरोध नहीं करते थे कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है या पार्लियामेंट का मेंबर बनना है। वो अपनी एक डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे कि डेमोक्रेसी अगर है कंट्री में तो हर एक को उन सवालों पर बोलना चाहिए जो सवाल अवाम के से जुड़े सवाल हैं, रिएक्ट करना चाहिए। अब पिछले 5-6 साल से ऐसा हुआ है, 8 साल से, कि वो रिएक्शन बंद हो गया है। शायद लोग फ्रस्ट्रेट हो गए कि जिस अपोजिशन की बात हम कर रहे हैं वो अपोजिशन, उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक छोटी चीज़ और बता दूँ कि दुनिया चलती है, बुनियादी रूल है ठीक वैसे ही जैसे हम सांस लेंगे तो नाक से लेंगे, मुंह से लोगे तो 2 मिनट ज़्यादा नहीं ले पाओगे, नाक से ही सांस रेगुलर लेनी है। उसी तरीके से एक बड़ा प्रिंसिपल है कि हम डेमोक्रेसी में, अगर हम डेमोक्रेसी में नहीं बोलेंगे या नहीं बात करेंगे तो डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा होगा। डेमोक्रेसी, बोलना और बातचीत करना डेमोक्रेसी की जान है, वो बात ख़त्म होती जा रही है। अपोजिशन के ऊपर लोगों का भरोसा ख़त्म हो गया है कि इनसे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है, किसी काम की नहीं। लाइफ लाइन है इकोनॉमी। 90 से पहले जो इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी रिस्पॉन्सिव इकोनॉमी थी, सरकार रिस्पॉन्सिबल थी। अगर एक भी आदमी की मौत हो जाए तो सरकार जिम्मेदार होती थी। अब 90 के बाद जब से मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुए, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब से एक नई चीज़ हो गई कि सारी चीज़ मार्केट के हवाले हो गई, बाज़ार के हवाले हो गई। तो क्या हो गया है कि आप पानी पिलाना, लोगों को पानी पीने का इंतज़ाम कराना अब सरकार की जिम्मेदारी है। आप बिस्लरी लीजिए 15 रुपए की, सड़क सरकार बनाती है, अब अगर सड़क पे आपको चलना है टोल टैक्स दीजिए। मेरी बात समझ गया जी।
तो इस तरीके की चीज़ें सरकार ने कर दी हैं, सारी चीज़ बाज़ार के हवाले कर दी है। छोटे दुकानदार ख़त्म हो रहे हैं, सब लोग धीरे धीरे छोटे मॉल या बड़े मॉल में जा रहे हैं। दस्तकारी ख़त्म हो गई है, छोटे छोटे जितने काम हैं उनमें बड़े मल्टीनेशनल आ गए। अब सब्जियां बेचना है तो, और ये सब बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब रिलायंस फ्रेश अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है, तो आपके मोहल्ले में एक आदमी है जिसने फ्रेंचाइजी ले ली, वहाँ के जितने भी 200 सब्जी बेचने वाले हैं उसने रोटी मार दी, एक जगह रख दिया। अच्छा, मनोविज्ञान भी ऐसा है कि चलो वहीं से लो, लोगों का मन करता है कि वहाँ जाओ, ज़रा सा बड़ा फील होता है, प्राउड फील होता है। तो ये जो इसमें ये इसलिए होता है कि एक मनोविज्ञान है और साइकोलॉजी है कि हम अच्छे दिखें। अच्छे दिखने के दो तरीके हैं। आप हैं, आपने अच्छे दिखने के लिए क्या किया? अच्छे कपड़े पहने। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब अच्छा दिखते हैं, कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा पाउडर लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, मेकअप। लड़के क्या करते हैं? जिम में जाते हैं, जिम में जाते हैं फिटनेस के लिए। वो कहीं पर भी खेत में काम नहीं करते, वो कहीं भी कोदाल नहीं अपने घर की सफाई नहीं करते, जिसमें शरीर वर्जिश होती है जिस्म की। तो ये जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हम अच्छे दिखें, उसमें बाजार आ गया। वो कहता है बुलवर्कर लो, आप ये मशीन लो 40,000 की, 50,000 की, तो आप अच्छे दिखोगे। लड़कियों को उसने बता दिया अच्छे दिखना है तो आप अच्छे खान पान पे ध्यान मत दो, आप ये क्रीम लगाओ तो आप ऐश्वर्या राय से ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देंगी। बाजार ने पकड़ लिया है उस, वही हमारा जर्नलिज्म हो गया है। जर्नलिज्म में टेलीविज़न पर अब फील्ड की स्टोरी नहीं, क्योंकि वहाँ किसान दिखाई देगा, मजदूर दिखाई देगा, गरीब दिखाई देगा। अब स्टोरी आती हैं मॉल की, स्टोरी कहीं और की आती है, यहाँ सुंदर सुंदर चेहरे दिखाई देते हैं। तो हमारी पूरी सोसाइटी को मार्केट ने कैप्चर कर लिया है, और इसमें जितने भी वीकर सेक्शन हैं, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, जिसमें दलित भी शामिल हैं, ये सब धीरे धीरे खबरों से गायब होते जा रहे हैं, और इनका डेमोक्रेसी में भी कोई रोल अब नहीं रहेगा, धीरे धीरे नहीं रहेगा। तो उस तरीके से जो आपने शुरू में एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब ये है कि अगर डेमोक्रेसी के ऊपर ख़तरा है, ये मार्केट बहुत बड़ा ख़तरा है। और इसमें कांग्रेस ने इसको शुरू किया, बीजेपी ने इसको आगे बढ़ाया, और समाजवादी पार्टी या मायावती जी की पार्टी, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सब इस मार्केट इकोनॉमी को मान के चल रहे हैं। इसलिए मान के चलिए कि ये देश अभी नहीं, लेकिन 7-8-10 साल के बाद एक बड़े विद्रोह के लिए तैयार हो रहा है। तो मतलब रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके लिए फिर रोटी नहीं है, मेहनत है लेकिन रोटी नहीं है। तो मतलब एक इनकलाब बर्पा होगा या खाना जंगी शुरू होगी? मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अनरेस्ट कह सकता हूँ। अच्छा, कि एक लोगों में गुस्सा होगा, जिसमें छीना होगी, झपटी होगी। जब रोटी नहीं होगी तो क्या होगा? राजनी बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी। अब तो बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ झाड़, बिल्कुल। बैंक लोग डरे हुए बैंकों में पैसा नहीं जमा कर रहे हैं जिनके पास है, तो जो घर में रखे हैं वो दूसरा खतरा ले रहे हैं, वो अपनी जान का खतरा ले रहे हैं। घर में मान लीजिए आपके 5 लाख रुपए आपने रखे हैं, बैंक में नहीं रखे हैं, तो वहाँ एक तरह से चोरी होगा, यहाँ वो जब लूटने आएगा गोली मार देगा, जान भी जाएगी। तो ये हमारी सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, उसको रोकने की कोशिश न सरकार कर रही है, न अपोजिशन कर रहा है। तो ये मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है। संतोष भारतीय साहब ने आखिर में बहुत तफसील से बताया कि मुल्क बहुत बहरान से गुजर रहा है। ना सरकार रोकने की कोशिश कर रही है, ना अपोजिशन रोकने की कोशिश कर रहा है, ना आवाम फ़िलहाल इस बात को समझ रही है। और जो मीडिया है, जो दानिशवरान हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी होती है, जिनको हम उलुल अलबाब कहते हैं उर्दू में, कि अपना किरदार निभाए, वो सब के सब खामोश हो चुके हैं। संतोष भारतीय साहब कह रहे हैं कि अगले 8-10 सालों में मुल्क में खाना जंगी शुरू हो सकती है, लोग सड़कों पर निकल सकते हैं, जो क्योंकि जब भुखमरी होगी, बेरोज़गारी होगी, चीज़ें बढ़ती जा रही है, तो फिर हालात ख़राब होंगे। आने वाला वक्त कैसा होगा वो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप मोहतात रहिए और नज़र रखिए कि आपके व्हाट्सएप के ज़रिए आपकी जासूसी हो रही है, इसलिए कुछ भी कीजिए, मोहतात होकर रहिए। और आप, क्योंकि आपकी आज़ादी ख़तरे में पड़ चुकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? मुल्क की डेमोक्रेसी के बारे में आप क्या नज़रिया रखते हैं? कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। और हमारे साथ कैमरे के पीछे हैं मोहम्मद मनोवर आलम। खबर दर खबर में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें,
ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।